बहुत बहुत आज के लिए धन्यवाद। नमो नमः। प्रिय बच्चों, मैं कंचन माला, संस्कृत अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, शामीना रोड, लखनऊ। बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में मैं पुनः संस्कृत व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले संस्कृत व्याकरण की कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार का अध्ययन किया था। मैंने बहुत विस्तृत विवेचन के साथ आप लोगों को माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़ाया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज संस्कृत व्याकरण की कक्षा में हम लोग वर्ण विचार तथा वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। शब्द नहीं, अक्षर अथवा ध्वनि। एक अक्षर, मुख से निकला हुआ एक अक्षर, मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसका विभाग न किया जा सके, जिसे खंडित न किया जा सके। तात्पर्य यह है कि भाषा की एक छोटी से छोटी इकाई जिसका उनको खंडित नहीं किया जा सकता है, जिसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है, वो वर्ण कहलाता है। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त इत्यादि। बच्चों, एक शब्द कई वर्ण से मिलकर बनता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको राम शब्द का उदाहरण देती हूँ। राम शब्द का उदाहरण देती हूँ, ठीक है। अब इसमें प्लस अ करेंगे तब पूरा राम बनेगा, ठीक है। अब ये राम शब्द में हमने देखा कि ये अगर ये ना जोड़े तो राम इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये एक वर्ण है, ठीक है। इसी तरह से राम में र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ राम बनता है। तो ये एक जो वर्ण है, ये वर्ण है और ये पूरा शब्द है, ठीक है। तो वर्ण जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वर्ण कहलाता है। अब वर्णों के प्रकार कितने होते हैं? वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर को अच भी कहा जाता है। मैंने जब माहेश्वर सूत्र आप लोगों को पढ़ाया था, तब प्रत्याहार में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए स्वर को क्या कहते हैं? अच भी कहा जाता है, स्वर को अच कहते हैं। अच्छा, मैंने माहेश्वर सूत्र जब आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अब हम लोग जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, जो वर्ण स्वयं उच्चरित होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। उनको स्वर वर्ण कहते हैं और स्वर को अच भी कहा जाता है, ठीक है। स्वर वर्ण तीन प्रकार का होता है। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तीन प्रकार के स्वर होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
ये स्वर 5 हैं, ये स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री और ली, ये 5 होते हैं। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर 8 हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 8 प्रकार के स्वर हैं। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। बच्चों, हमने देखा ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगा, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगा और प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगा। तो प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर को पहचानने के लिए उसके बाद एस का निशान बना होता है, अंक बना होता है। जैसे ओम, ओम, ओम लिखने में हमने ओ और ये लगाया एस का अंक और म हलंत, तो ये हमारा प्लुत स्वर हुआ। ये 3 मात्रा ओम, तो ये 3 मात्रा का समय लेता है, इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। बच्चों, स्वर को, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर को याद रखने के लिए एक श्लोक है जिसे आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए स्वर को पहचानना आसान हो जाएगा। तो ये है एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घम उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अर्थात एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, ह्रस्व 1 मात्रा का होता है, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, 2 मात्रा का दीर्घ स्वर कहलाता है, 1 मात्रा का ह्रस्व स्वर कहलाता है, 2 मात्रा का दीर्घ स्वर कहलाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, 3 मात्रा का प्लुत स्वर जानना चाहिए। और व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, अर्थात व्यंजन आधे मात्रा का होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देख लिया कि कितने मात्रा का कौन सा स्वर होता है और व्यंजन कितने मात्रा का होता है। तो व्यंजन आधे मात्रा का होता है। अब हम लोग स्वर वर्ण से व्यंजन वर्ण की ओर चलते हैं। बच्चों, जब मैंने माहेश्वर सूत्र पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए अच कहते हैं स्वर को। और व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए इन्हें हल कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए, जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को बोल नहीं सकते हैं। लिख तो सकते हैं परंतु बोल नहीं सकते हैं। तो जिन वर्ण के उच्चारण में हम स्वर की सहायता लेते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इन्हें हल भी कहते हैं। मैंने भी आपको बताया है कि इन्हें हल भी कहते हैं, क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अब ये व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन के प्रकार थे। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, स्पर्श शब्द से द्योतित होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में
मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का जिह्वा स्पर्श करती है, जिह्वा के द्वारा स्पर्श किया जाता है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो इनकी संख्या 25 है। ये कौन कौन से हैं? तो चलिए हम देखते हैं कि पहला क वर्ग। क वर्ग में क का पूरा परिवार क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ये सारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण करने में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, इसीलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से, वायु के घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्म, ऊष्म नाम से द्योतित होता है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण करने में गर्म वायु मुख से निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या 4 है। श, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ शब्द द्योतित करता है कि अंतस्थ का अर्थ हुआ अंदर अथवा भीतर। तो जो वर्ण उच्चारण के समय मुख के अंदर ही रह जाते हैं वे व्यंजन वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इन व्यंजन अंतस्थ व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा एक दूसरे से, जिह्वा, तालु, कंठ, ओष्ठ, दंत, ये सब आपस में मिलते तो हैं परंतु सटे होते हैं, परंतु पूर्ण रूप से जिह्वा इनको स्पर्श नहीं करती है। तो ये वर्ण अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। 4 हैं य, र, ल, व। ये 4 हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त शब्द से द्योतित हो रहा है कि संयुक्त दो चीजों का मिला हुआ, तो 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 है। 3 प्रकार के हैं। क हलंत, श हलंत। 2 व्यंजन वर्ण, 2 व्यंजन वर्ण यहाँ मिल रहे हैं। क हलंत अ प्लस श हलंत, तब बन रहा है क्ष। ये 2 व्यंजन हैं। जब तक इनमें अ नहीं लगा हुआ है, अ जुड़ा हुआ नहीं है, तो 2 व्यंजन वर्णों से मिला के जो वर्ण बनता है वो संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब दूसरा है ये त हलंत और र हलंत, ये मिलके क्या बन गए? त्र। दूसरा त्र बना, फिर ज हलंत और य हलंत मिलके बन गया ज्ञ। तो ये 3 संयुक्त व्यंजन वर्ण बने हमारे। अब बच्चों हमने वर्ण पढ़ लिया, वर्ण के अर्थ पढ़े, वर्ण के प्रकार पढ़ लिए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ लिया, उनके प्रकार पढ़ लिए। अब इन वर्णों के पश्चात अतिरिक्त भी कुछ अन्य वर्ण होते हैं जो हम देखते हैं। कौन कौन से हैं? तो कौन सा है? अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है, जैसे कंग, नंग, शंग आदि। इनके ऊपर जो बिंदी लगी है ये अनुस्वार कही जाती है, ये अनुस्वार कही जाती है। अब
दूसरा है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ण की अंतिम ध्वनि हा को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। विसर्ग का प्रयोग वर्ण की जो अंतिम ध्वनि ह होती है जहां पर, उसे प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण क्या है? तो क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्गों के, मैंने पहले आपको स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग पढ़ाया है। तो क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अंतिम जो वर्ण क वर्ग के, प वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, सबके पांचों के जो भी अंतिम वर्ण है वो अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक कहलाता है क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए क्या होता है? इनके उच्चारण में श्वास हमारी जो है वो अंशतः नासिका से बाहर निकलती है। श्वास हमारी नासिका से अंशतः, पूर्ण रूप से नहीं, अंशतः बाहर निकलती है। तो इसीलिए इसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं क्योंकि इसमें नासिका का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण है य, अंग, य, ण, न, म। ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, ये थे वर्ण, उनके प्रकार, इनको हमने देखा, अन्य वर्ण को भी हमने देख लिया। अब बच्चों हम मुख्य रूप से वर्णों के उच्चारण स्थान पे आते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? बच्चों, वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ हमारी जब मुख के अन्य भागों से स्पर्श करती है, अन्य भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उन स्थानों को, उन भागों को, उन स्थानों को क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। उन वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। हमारे मुंह में कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, ये 5 क्या है? उच्चारण स्थान हैं, जहां से हमारे हृदय से जो वायु निकलती है वो इन स्थानों से टकरा करके क्या करती है कि ध्वनि को अपने इच्छित रूप में प्रदान करती है और तब बाहर निकलती है। तो इन 5 स्थान को वर्णों का उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। ये 5 स्थान वर्णों के उच्चारण स्थान अथवा उत्पत्ति स्थान कहे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। बच्चों, हमने, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है पहले के सिलेबस में कि वर्णों, कौन कौन से वर्ण किस अंग से निकलते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। परंतु कक्षा 10 में आप लोगों को सूत्र के साथ, यहाँ सूत्र के साथ वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना है। बच्चों, आप लोगों से परीक्षा में सूत्र पूछे जा सकते हैं अथवा वर्णों के उच्चारण स्थान भी पूछे जा सकते हैं, सूत्र भी पूछे जा सकते हैं कि इस सूत्र से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान द्योतित होता है, किन किन वर्णों का उच्चारण द्योतित होता है। तो आपको ये सूत्र याद रखना अत्यावश्यक है। जितने भी सूत्र हैं आपको अनिवार्य रूप से याद करना है। और जब आप लोग इन सूत्रों को याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए वर्ण के उच्चारण स्थान को याद करना अत्यंत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से आप लोग याद कर पाएंगे वर्णों के उच्चारण स्थान को। कब? जब ये सारे सूत्र आप लोग याद कर लेंगे। तो मैं एक एक करके आपको उच्चारण स्थान, सूत्र और वर्ण बता दूंगी और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला उच्चारण स्थान है कंठ। पहला उच्चारण स्थान है कंठ।
अब बच्चों इसमें सूत्र है, कंठ के लिए सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब बच्चों सूत्र देखने से ही पता चलता है कि इसमें कौन कौन से वर्ण छुपे हुए हैं, इसके द्वारा कौन कौन से वर्ण आएंगे इसके अंतर्गत। जैसे अकुह से अ, कु से कवर्ग और ह, ये यही आ गया कि कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होगा कंठ से। तो अकुह अ कवर्ग अ, अकुह में अ आया पहले, फिर कवर्ग क ख ग घ अंग, ये कवर्ग पूरा आया, उसके बाद ह। तो इन वर्णों का उच्चारण किससे होगा? कंठ से। किस से होगा? कंठ से। उच्चारण स्थान इनका क्या होगा? कंठ। अब तालु, तालु के लिए कौन सा सूत्र है? इचु यशानाम तालुः। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि तालु के लिए जो सूत्र है इचु यशानाम तालु, इसमें भी स्पष्ट होता है ई, ठीक है, ई आ गया सबसे पहले। फिर च वर्ग है तो च, छ, ज, झ, य, ये आ गए च वर्ग में। फिर य है और श, तो य और श, इचु यशानाम तालुः। इसके द्वारा ई, च, छ, ज, झ, य और श, इनका उच्चारण किससे हुआ? उच्चारण स्थान तालु से। अब हम लोग आते हैं मूर्धा। मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो री टूड़सानाम मूर्धा। इस सूत्र में भी हम लोग देखते हैं कि री सबसे पहले री है तो यहाँ री, फिर टू है तो टवर्ग, टवर्ग आ गया, ये ट, ठ, ड, ढ, ण, और उसके बाद र है सूत्र में तो र आया, फिर स है तो श आया। तो इस तरह से री टूड़सानाम मूर्धा के द्वारा हम कौन कौन से वर्णों का उच्चारण करते हैं? री, टवर्ग, र और श। फिर दंत। अब दांत से, दंत के द्वारा हम किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? तो इसके लिए सूत्र है लड़ी तुलसानाम दंताः। दंत के द्वारा, इसमें भी हम देखते हैं लड़ी, तो लड़ी है, फिर तू है लिखा हुआ तो तवर्ग है, त, थ, द, ध, न, और उसके बाद ल है तो यहाँ ल, और स है तो यहाँ स। तो इन वर्णों का उच्चारण दंत से होता है। फिर हम आते हैं ओष्ठ। ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठौ। यहां भी हम देखते हैं ऊ है, पवर्ग है, ऊ है तो ऊ, पवर्ग प, फ, ब, भ और म, इनका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। अब हम लोग आते हैं नासिका। तो नासिका के लिए कौन सा सूत्र है? यमंगणानाम नासिका च, यमंगणानाम नासिका च। अर्थात इसमें भी हम देखते हैं य तो य है, म तो म है, अंगा अंगा है, ण तो ण है, न, इनका उच्चारण नासिका से होता है। इन्हें मैंने पहले भी बताया, अनुनासिक वर्ण है ये। अब कंठ और तालु, कुछ वर्ण ऐसे हैं बच्चों जिनका उच्चारण दो अंगों से मिलकर होता है, दो उच्चारण स्थान का उसमें योग होता है, दो उच्चारण स्थान को वो स्पर्श करते हैं। तो इसमें कंठ और तालु से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? ए दयितोः कंठ तालुः, अर्थात ए और ऐ,
ए और ऐ का उच्चारण होता है कंठ और तालु से। ठीक है, अब आते हैं कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ दौतोह कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ इनका उच्चारण कंठ तालु से, कंठ और ओष्ठ से होता है, कंठ और ओष्ठ से होता है। अब दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से किन किन वर्णों का होता है? तो वकारस्य दंतोष्ठम, वकार व जो होता है व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। बच्चों, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सूत्र याद कर लेंगे आप तो वर्णों का उच्चारण स्थान आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप लोग अच्छे तरह से उच्चारण स्थान, वर्ण विचार और उच्चारण स्थान को समझ पाएं और उसे अच्छी तरह से याद कर पाएं। बच्चों, अब मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य दे रही हूं। गृह कार्य में बच्चों यही है कि उच्चारण स्थान को आपको याद करके निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान याद करके आपको लिखना है। बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं, कुछ उच्चारण स्थान दिए गए हैं, इनके आपको सूत्र भी लिखने हैं। इनके सूत्र को आप याद कीजिए, वर्णों के उच्चारण स्थान के सूत्रों को आप याद कीजिए और उसके पश्चात आप उच्चारण स्थानों को लिखिए। यहाँ बच्चों मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जितना अधिक से अधिक आप लोग सूत्र याद करेंगे, चाहे वो मैंने माहेश्वर सूत्र पढ़ाया, प्रत्याहार पढ़ाया, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाया है, तो इन सब के सूत्र जितना अधिक से अधिक आप लोग याद कर लेंगे उतना आपको आगे बहुत ही व्याकरण को पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। बहुत ही सरलतम रूप में आप लोग आगे व्याकरण को समझ सकते हैं। संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य सबको बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ण विचार और वर्णों के उच्चारण स्थान को समझ गए होंगे और इसे आसानी से आप लोग कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, अपने परीक्षा में उसको कर सकते हैं। तो इसी अब आगे की क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।